नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। आज यूपीएचईएससी की जो श्रृंखला चल रही है, मॉक टेस्ट आपको करवाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट। लगभग जो है आपको 300 प्लस प्रश्नों की जो है सीरीज आपको दे दी गई है। उसको जाकर आप देखिए वीडियो को। और आज जो है यूपीजीडीसी का जो है वह प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाया हूँ। 1 महीने बाद आपकी परीक्षा है और आपकी तैयारी जो है वह उसमें निरंतर आप मेहनत करते रहिए। ये यूपीजीडीसी की परीक्षा है। जैसे कई विद्यार्थी कमेंट करते थे कि सर जो यूपीएचईएससी का पेपर का लेवल है, यूपीएचईएससी का, तो जो मैंने मार्क टेस्ट करवाया या जो प्रैक्टिस सेट करवाया उसमें जो है काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न थे। तो विद्यार्थी जो है वह काफ़ी घबराहट की स्थिति में पहुंच गए। तो उसका जो है पाठ्यक्रम साथियों अलग था। ये जो है जीडीसी की जो परीक्षा है इसका प्रैक्टिस सेट देखिएगा तो जो है आपको थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरीके के प्रश्न बनेंगे इसमें, क्योंकि इसका जो पाठ्यक्रम है थोड़ा अलग है। इसमें जो है आप आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पर। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम पूछा है। तो इसमें जो है क्या उत्तर हो जाएगा? इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो है यह निर्माण करती है। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? यह 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में हुई। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? यह जो है 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 में। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का जो है वह स्थापना भी पूछ लेता है कभी कभी नेट जैसे पाठ्यक्रम में है। यह तो 1961 हो जाएगा। और राजभाषा जो अनुभाग है यह जो है जून 1975 में हुआ था। कब हुआ था? ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये अच्छा, इसका मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है तो यह दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? संस्कृत शब्दों की जो इसका उत्तर देखते हैं, 2 का डी हो जाएगा। हाँ, तो सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से जो है इसका आंसर हो जाएगा। कुमायूनी भाषी क्षेत्र क्या है? तो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, यहाँ तो बोला नहीं जाता। रानीखेत और नैनीताल, हाँ तो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है जिसमें कुमाऊनी हो गया, कुमाऊनी जो बोली है, उत्तराखंड के नैनीताल पिथौरागढ़, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नैनीताल पिथौरागढ़। यूपी के भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है, यूपी और असम के, तो यहाँ पे भी जो है आप देख लीजिएगा। कुरुक्षेत्र अम्बाला हिसार में जो है वह हम लोग जानते हैं कि बांगरू या जाट भाषा बोली जाती है, जो कि हरियाणवी भाषा की एक उपबोली है, बांगरू या जाट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लखीमपुर खीरी पीलीभीत शाहजहांपुर जो है यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कन्नौजी जो है वह बोली बोली जाती है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफ़ी समानता रखती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है क्या पूछा है? भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफ़ी समानता रखती है। तो यह जो है वो बांग्ला भाषा से काफ़ी समानता रखती है। किससे? बांग्ला भाषा से। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। तो खड़ी बोली हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ बोली जाती है। मेरठ जो है वह प्रमुख शहर है, बुलंदशहर भी है, खुर्जा भी है, यहाँ पे जो है खड़ी बोली बोली जाती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ सब हम लोग जानते हैं कि हरियाणवी क्षेत्र से जो है पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, ये सब जो है हरियाणवी बोली बोलियाँ जाती हैं। प्रसंख्या जो है ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है। इसमें क्या पूछा गया है? तो ब्रज भाषा का आधार भाषा, इसमें महाराष्ट्रीय अपभ्रंश तो होगा नहीं। अर्धमागधी अपभ्रंश तो जो है वह पूर्वी हिंदी से है। इसमें जो है सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। और सौरसेनी अपभ्रंश का जो है क्षेत्र क्या है? वह मथुरा है। क्या है? मथुरा। और जो है पश्चिमी हिंदी इसमें आ गया। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको बता दे रहा हूँ पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी शायद मैंने गलत लिखा है, इसको थोड़ा सा आप सही करके लिखिएगा, इरेज करना। और पश्चिमी हिंदी में जो प्रमुख बोलियां हैं इसको एक ट्रिक से याद करिए। ब्रबु को मैंने जो ट्रिक याद किया था, तो इसमें जो है ब्रज भाषा हो जाएगा। और जो है आपका बुंदेली, बा से बुंदेली, और जो है का से कन्नौजी,
ब्रा बू क कन्नौजी। और इसमें जो है पश्चिमी भाषा में हरियाणवी भाषा भी आती है, हरियाणवी भाषा भी है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है इसी में पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश में राजस्थानी आता है, राजस्थानी में आपको ध्यान रखना है, राजस्थानी ये पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। राजस्थानी जो है इसमें जो है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है वह पूर्वी हिंदी का विकास होता है। किसका विकास होता है? पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में हमने बार बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया तो बताया अब तक 36 ट्रिक से आप याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? अब तक 36, अब तक 36। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हो गई? आ से जो है अवधी, बा से बघेली और छा से छत्तीसगढ़ी, ये जो तीन हैं बोलियां पूर्वी हिंदी में आती हैं। और गुजराती वाला जो है नागर अपभ्रंश, ये हो गया। आगे चलते हैं। अवधी भाषा की जो है वह शब्दावली क्या है? तो तत्सम बहुला है, नहीं, या तो नहीं होगा। देशज बहुला है, नहीं। तो तद्भव बहुला होना चाहिए इसमें। हाँ, तद्भव बहुला जो है अवधी की विशेषता शब्दावली है। वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा जो है वह क्या है? अंग्रेजी भाषा की भांति अयोगात्मक, अभिव्यक्ति या स्थान प्रधान है। संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविभक्तिक और स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। बांग्ला भाषा की भांति जो है अयोगात्मक, अविभक्तिक और स्थान प्रधान की दशा को पार कर फिर से जो है सविभक्तिक काल की ओर बढ़ रही है। तो इसमें जो है योगात्मक भाषा है, हालांकि यह जो है दोनों के मध्य मिलता है, लेकिन इसका सही उत्तर जो है संस्कृत भाषा की भांति जो है योगात्मक भाषा है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 जो है मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है। तो कुल मिला के इसमें क्या पूछा गया है? कारक की परिभाषा पूछा गया है। कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, तो यह तो जो है आपका गलत हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, गलत है। उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, तो यह भी गलत है। संज्ञा अथवा सर्वनाम पद पर जो है क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो कारक क्या है? संबंध। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से, तो यही है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि राम ने रावण को मारा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, राम ने रावण को मारा। क्या किया? मारा। तो यहाँ पे जो है राम काम कर रहा है और रावण पर जो है वह काम का असर हो रहा है, तो यही संबंध है, इसी को कारक कहते हैं। केबीएस में भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि कारक की परिभाषा लिखना था, उसमें लिखित परीक्षा में आया था। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपसे क्या पूछा गया है? महुवर बुझै कुसुम रस कब कलासु झैल सज्जन पर उवार मन दुज्जन नाम मैल। तो इसमें जो है यह विद्यापति का पद है, यह तो बहुत फेमस पद है, मैं आपको बताता भी रहा हूं। तो महुवर का अर्थ क्या हुआ? यहां पे महुवर का अर्थ हो गया मधुप। क्या हो गया दोस्तों? मधुप या भौरा, ठीक है। और बुज्झर का अर्थ मतलब क्या है? बुझई मतलब समझता है। क्या है? समझता है। और क्या इसमें छैल का मतलब क्या हो गया? छैला या रसिक, चतुर व्यक्ति, रसिक या चतुर व्यक्ति से ले सकते हैं। मैं आपको अर्थ भी बताते चलता हूं, मान लीजिए कहीं पर अर्थ भी पूछा जाए तो इसमें उवार का मतलब क्या है? उदार या उदार व्यक्ति, ठीक है। और ये जो है मैल का मतलब मैला या कलुषित व्यक्ति, ठीक, कलुषित। तो इसमें क्या कहा गया है? महुअर बुझे कुसुम रस कब कलास झेल सज्जन पर उवार मन दुज्जन नाम मैल, कि मतलब जिस प्रकार जो है वह भौरा फूलों के असली रस कुसुम रस की पहचान कर लेता है और उसका आनंद लेता है, ठीक उसी प्रकार जो है वह चतुर रस जो है, चतुर रसिक विद्वान या काव्य कला की बारीकियों को समझ लेता है। तो इसमें यही कहा गया है। या दूसरे अर्थ में समझ लें कि सज्जन व्यक्ति जो है वह दूसरों के प्रति उदार रहता है, लेकिन जो जिसके अंदर में मैल या कलुषित भावना है वह श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका अर्थ हो गया। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदवी मानते हैं, उसे हिंदवी कहा है, तो यह अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो के संदर्भ में मैंने बात किया है कि इनका जन्म आपको ध्यान में रखना है, साथ ही साथ जो इनकी रचनाएं हैं, दो सुखने, पहेली, गजल, मुकरियां इत्यादि हैं, उसको जो है आपको एकदम ध्यान में रखना है, काफी बार पूछा गया। अमीर खुसरो से लगभग 5 से 6 प्रश्न यमारस और उसमें पूछे गए थे। और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 में। श्रृंगार रस में एक
आकंठ डूबे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान करने वाले कवियों में प्रमुख कवि वर्ग कौन सा था? तो ये चारण कवि थे। चारण कवियों ने जो है राजाओं की, आश्रयदाता राजाओं की अपने खूब प्रशंसा की है, काफी बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है कि जाकर कन्या सुंदर देखी ता पर धाय धरी तलवार। हालांकि इसमें तो अतिशयोक्त नहीं है, लेकिन काफी ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि वहां पे आपको लगेगा कि अतिशयोक्ति है। और आश्रयदाता और राजाओं की खूब प्रशंसा की है, श्रृंगार रस को भी साथ साथ में लिया है। तो ये चारण कवि हैं। ग्रियर्सन जो है इनको चारण काल कहा है, आदिकाल को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि पूछा है 22 में, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसमें धनपाल तो होंगे नहीं, राम सिंह भी नहीं होंगे। अपभ्रंश के प्रधान कवि स्वयंभू हैं। स्वयंभू जो है वह पौमचर्यू इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। क्या है? पौमचर्यू। और पौमचर्यू में जो है राम की कथा का वर्णन है। और इनकी एक रचना और है स्वयंभू छंदस। स्वयंभू, आगे छंदस लिख दे रहा हूं, इसको भी ध्यान रखना है। और ऋठडेमचर्यू, यह भी आपको ध्यान में रखना है। निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना जो है सर्वाधिक आधारित है। तो आदिकालीन लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भक्ति भावना पर, सूफियों की यौगिक साधना पर। तो ये नाथों की रचनाओं पर आधारित है। उदाहरण को समझाता हूं। जैसे कबीर इत्यादि जो भी आलोचक या कवि रहे हैं, उन्होंने उनके नाथ पंथ का हठ योग का प्रभाव सीधा सीधा दिखता है। जैसे नाथ में जो है हठ योग की साधना होती थी, जिसमें हा का अर्थ सूर्य होता है और ठा का अर्थ चंद्रमा होता है। सूर्य प्लस चंद्रमा, इन्हीं के जो दोनों के समन्वय से जो है कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया की जाती है। और जो है अस्पष्ट भाषा में या तो यूं कहें संध्या भाषा का भी प्रयोग होता है। तो कबीर ने भी प्रयोग किया है काफी कि नैया बीच नदिया डूबत जाए या बरसे पाड़ी भीजे कंबल। हाँ, तो इस तरीके से बरसे कंबल भीजे पाड़ी, सॉरी उल्टा बोल दिया हूँ। तो इस तरीके से जो है इनका प्रभाव जो है नाथों पर दिखने को मिलता है। चंदायन के रचयिता पूछा है प्रश्न संख्या 24 में। तो चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है, 1379 में आई। और इसमें जो है यह हिंदी साहित्य का प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य का प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है, यह भी हमको पता होना चाहिए। और इसमें जो है कुछ नहीं है, लोरिक और जो है चंदा के बीच जो है प्रेम, संघर्ष और आध्यात्मिक साधना का चित्रण देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रसंख्या पूछा गया है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हरिदास ही हो जाएंगे इसका उत्तर। और आगे चलते हैं प्रसंख्या 26 पर। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास है। इसमें जो है अभी हाल ही में किसी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कितने कवि हैं, तो 12 कवि हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अग्रदास जो है इनकी रचनाएं राम ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी, इसको आप ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। और मलूक दास का हम लोग जानते हैं कि ज्ञान बोध, और इनका एक फेमस वो वाला है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये वाला जो है आप ध्यान में रखिएगा। ज्ञान बोध है, रतन खान है, भक्ति विवेक भी इनकी एक रचना है। भक्ति विवेक आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, भक्ति विवेक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जीडीसी वाले सोच रहे होंगे कि नहीं मेरी तैयारी काफी अच्छी है, यूपीएचसीएससी का पेपर देखने के बाद जो है वह थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस जो है धरातल में समाहित हो गया था। तो उसमें जो है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का जो है समन्वय काफी स्तर पर देखने को मिलता है। और जहां भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर से ही आपका चयन निर्धारित होता है, वहां पे काफी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप एमपीपीएससी का जो है सहायक आचार्य की प्रश्न पत्र आप देखेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि प्रश्नों का जो स्तर है वह काफी मतलब उच्चतम स्तर पर है। इसी प्रकार आप जाइए छत्तीसगढ़ जो है सहायक आचार्य की परीक्षा का प्रश्न पत्र मैं सॉल्व करवाऊंगा, उसका लेवल देखेंगे तो आपको 100 में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 प्रश्न ही आएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं मूल पुस्तकों पर आप अपनी पकड़ को बनाइए और थोड़ा अच्छी से गाइड से निकलकर हिंदी साहित्य को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि आप वस्तुनिष्ठ जहाँ पे वस्तुनिष्ठ आधार से ही आपका चयन निर्धारित है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जीडीसी प्रारंभिक परीक्षा है, तो इसमें जो है काफ़ी मतलब लो लेवल रहेगा, बहुत ऐसा लेवल नहीं रहेगा कि आप घबराएं।
और आप तैयारी करते रहिए। बाकी प्रीलिम्स हो जाए तो मेंस तो मैं आपका करवा ही दूंगा। मेंस के लिए एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, काफ़ी रिपीटेड पीवाईक्यू है। यह जो है आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हर नाम, तो यह कुंभन दास की पंक्ति है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है तुलसीदास का जन्म काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो यह 1532 इनका जन्म स्थान हो जाएगा। कहाँ पे है, कई विद्वान अलग अलग मानते हैं, तो इसको आपको देख लेना है। बांदा कोई मानता है तो कोई अन्य जगह मानता है। नंददास भी काफ़ी प्रमुख जो है राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, इनकी रचनाओं को भी आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, राधा कृष्ण दास का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। यह भी जो है पीवाईक्यू है, नेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो कालचक्र एक इनका निबंध था, कालचक्र। तो उसमें जो है 1973 में इन्होंने कहा कि हिंदी जो है वह नई चाल में ढली। प्रश्न संख्या जो है हम लोग चलते हैं 29 पर। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया, तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार कब से संभाला है? हाँ, तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 1903 से 1920 तक लंबे अंतराल में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किसमें दिखाई देती है? तो यह जो है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में देखने को मिलती है। और मुकुटधर पांडे जो है उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे उसको आप ध्यान में रखिएगा। पूजा फूल हो गया, सैलबाला हो गया, सैलबाला हो गया, छायावाद हो गया, और छायावाद और श्रेष्ठ निबंध इनकी एक और रचना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने कहा कि छायावाद को रहस्यवाद और सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति बताया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, छायावाद का पतन एक आ गया, तो यह डॉक्टर देवराज का है एक प्रमुख, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी सुमित्रा नंदन पंत उनत की रचनाओं को काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। घूम फिरा कर इन्हीं की रचनाओं का क्रम, उपन्यास सुमित्रा नंदन के और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, तो ये सब चीज़ें आपको एकदम ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। ये प्रश्न अच्छा है। प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद ये एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहने तथा प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से जो है वह मुक्त होना। प्रगतिवाद है मार्क्सवादी एवं प्रगतिशील होता है फ्रायडवादी। प्रगतिवादी है सामाजिक उत्थान करना और प्रगतिशीलता है आत्म उत्थान की भावना में लगे रहना। अगर आपकी परीक्षा 31 मई को है तो प्रश्न जो भी पूछा जाए उसको पहले बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए कि सही पूछा गया है, असंगत पूछा गया है कि संगत पूछा गया है। लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ही अच्छा मौका मिला है आप लोगों का। तो ठीक है, और पूरा प्रश्न का जो है इस कथन और निष्कर्ष वाले उसको आपको पूरा पढ़ना है। प्रगतिवाद है भारतीय कुरीतियों का विरोध करना और प्रगतिशीलता है समस्त परंपराओं का जो है अनुपालन करना। तो इसमें जो है आपका उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहने तथा प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। यह जो है दोस्तों हमसे साक्षात्कार में पूछा गया था कि प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद की कविताएं जो है वह जन्म से कटी हुई मानी जाती हैं। आप इसमें कुछ ऐसा अंतर बताइए। तो मैंने बताया था कि प्रगतिवाद जो है वह सामाजिक यथार्थ से देश दुनिया को देखने का काम करता है, वहीं जो प्रयोगवाद है वह व्यक्ति के नज़रिए से देश दुनिया को देखने का काम करता है। इसमें आप उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, मुझे फेंको मत, क्या पता इतिहासों की सामूहिक गति झूठी पड़ जाने पर जो है सच्चाई जो है टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। तो यह जो है ये जो बेसिक प्रश्न है, कल को आप साक्षात्कार में बैठेंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छे इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न संख्या 32 पर चलते हैं। एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। तो यह जो है 7 कवि जो आए वह तार सप्तक आए। प्रथम तार सप्तक नाम से कुछ नहीं हुआ, और सप्तक जो है देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा, पहला तार सप्तक, यह भी कंफ्यूज मत होइएगा, तार सप्तक ही उसका नाम है, 1943 में आया। और इसमें जो है 7 कवि थे। इसको एक ट्रिक मैं बार बार बताता हूँ, अमूने गिरे प्रभा, अमूने गिरा प्रभा, इससे आप याद कर लीजिए। आ से यज्ञ हो गए, माँ से मुक्तिबोध हो गए, ना से नेमिचंद्र जैन हो गए, गिरजा कुमार माथुर, और इसी प्रकार प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। इसको आप ट्रिक याद करिएगा, काफ़ी बार जो है परीक्षाओं में यह घूम फिरा कर पूछा जाता है। और इसी प्रकार अन्य भी तार सप्तक हैं, उसकी भी ट्रिक है।
और उसको मैं बता दूंगा किसी दिन। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं, तो अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं। अंग्रेजी उपन्यास, जैसे मैं उदाहरण दूं कि कई उपन्यासों पर जो है वह प्रभाव पड़ा है, चाहे प्रेमचंद्र के भी कुछ उपन्यास हो, उसमें जो है पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कार का समावेश देखने को मिलता है। हिंदी कहानी का रचना विधान नामक जो है कृत किसकी है? हिंदी कहानी का रचना विधान यह तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर जो है वार्ष्णेय जी का होना चाहिए। इसका उत्तर थोड़ा सा देख लेते हैं, या संशय की स्थिति में मुझे लग रहा है। वैसे लक्ष्मी सागर होना चाहिए, देखते हैं दिया क्या है। 34 में डी दिया है, सही है। मूलतः जो है रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है, तो वह लहरों के राजहंस है। क्या है? लहरों के राजहंस है। हम जानते हैं कि मतलब मोहन राकेश के नाटकों की विशेषता के संदर्भ में मैंने लगभग जो है 32-33 मिनट का लेक्चर लिया है। इनके नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो है पात्रों की अतिशयता नहीं होती, लंबे क्लिष्ट संवाद नहीं होते, और कथा संकेत जो है वह मोहन राकेश के नाटकों में बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। चाहे वह लहरों के राजहंस हो या आषाढ़ का एक दिन नाटक हो, जब जिसकी भाषा को पढ़ेंगे तो वह एक कसी हुई भाषा के रूप में सामने आती है। किसमें आती है? एक कसी हुई भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। और लहरों के राजहंस जो है उसमें बौद्ध कथा पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। बौद्ध कथा पर आधारित, ठीक है, बौद्ध कथा पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जो सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति के द्वंद्व को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति के द्वंद्व को दर्शाता है। और इनके मैंने लेक्चर दिया था तो बताया था कि मोहन राकेश जो है वह व्यक्तियों की यातनाओं की कथा लिखते हैं या नाटक लिखते हैं। और जो व्यक्ति मध्यकालीन समाज में भावनाओं में जीता था, या तो उसकी हत्या कर दी गई या तो उसने आत्महत्या कर लिया। इसके संदर्भ में काफ़ी अच्छा लेक्चर है, उसको आप जाके देख सकते हैं। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक आपसे पूछा गया है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक जो है यह कामना है दोस्तों। कामना 1927 में जयशंकर प्रसाद का लिखा गया एक प्रमुख श्रेष्ठ नाटक है। हालांकि इसकी उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन बहुत ही श्रेष्ठ नाटक है। और इस नाटक में जो है वह मानवीय भावनाओं, प्रवृत्तियों और नैतिक मूल्यों को पात्रों के माध्यम से दिखाने का काम जो है जयशंकर प्रसाद करते हैं। रजत शिखर जो है वह सुमित्रा नंदन का है, सुमित्रा नंदन। और आषाढ़ का एक दिन हम लोग जानते हैं कि मोहन राकेश का ही है, 1958 में। तो ये जो है चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। निबंध गद्य की कसौटी है, या कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य शुक्ल जी का है। किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। और बालकृष्ण भट्ट को मैंने बताया कि हिंदी का जो है स्टील किसने कहा है? हिंदी का स्टील तो यह जो है रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को किसने कहा? यह भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं जो हैं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है, तो यह जो है महादेवी वर्मा की रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में जैसे मैं उदाहरण दूं कि तोड़ दो इस क्षितिज को मैं भी देख लूं सो प्यार क्या है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युगपथ, इसी तरीके की जो भी रचनाएं इनकी हैं उसमें दो जो है उस अज्ञात आलम्बन सत्ता को आधार बना के रचनाएं लिखी गई। तो यही इसमें कहा गया है कि रहस्य से भरी जो रचनाएं हैं, तो यह महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कड़कड़ में। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। तो इसमें जो है क्या पूछा गया है? भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं, तो यह जो है रामचंद्र शुक्ल जी है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो है हम लोग जानते हैं कि इनकी जो आलोचना पद्धति है वह मतलब अन्य आलोचना पद्धतियों से काफ़ी अलग है। नामकरण और इसको आधार बनाकर इन्होंने नहीं लिखा है कि वर्णमाला के क्रम से जैसे शिव सिंह सेंगर उंगर लिखे हैं, तो इसलिए जो है इनका दृष्टिकोण काफ़ी अलग था। तो ये इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यही अपने रामचंद्र शुक्ल हुए। रस मीमांसा कब आई? 1949 में आई। और रस सिद्धांत जो है वह डॉक्टर नगेंद्र की है।
हाँ, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग जानते हैं, बस ये याद करिए 1929 में है। चिंतामणि जो है वह 1939 में है, इसको आप ध्यान में रखिए। और इसमें जितने भी निबंध संकलित हैं उसको जो है श्रद्धा भाव या मनोविकार, इनको क्रम से आपको पता रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 41 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बतलाएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। तो जनवादी कवि भी है तो इसमें क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कविताएं लिखी नहीं है, निर्मला जैन भी नहीं है। रामविलास शर्मा ने कभी रचनाएं लिखी हैं, जैसे इनकी प्रारंभिक रचनाएं बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं, मैं लिख देता हूं बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। और भी इनकी कविताएं हैं, सदियों के सोए जाग उठे, या किसान कवि और उसका पुत्र, किसान कवि और उसका पुत्र, तो इस तरीके की इनकी कविताएं हैं। आगे चलते हैं। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन नाम से जो है प्रसिद्ध आलोचना के ग्रंथ के लेखक हैं। तो कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन जो है वो मुक्तिबोध का है। किसका है? मुक्तिबोध का। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, इसमें तो मुक्तिबोध नहीं दिया है, नंद दुलारे वाजपेयी दिया है। तो मुक्तिबोध ने भी लिखा, अच्छा मुक्तिबोध ने कामायनी को जो है वह फूहड़ मार्क्सवाद कहा था। हाँ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका नंद दुलारे वाजपेयी ही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 43 पर, इसका कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन नाम से प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक है मुक्तिबोध। अच्छा, कामायनी एक पुनर्विचार जो है वह मुक्तिबोध का है। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार जो है वह मुक्तिबोध का है। तो पुनर्मूल्यांकन पूछा है तो नंद दुलारे वाजपेयी का ही होगा। प्रश्न संख्या 43 पर चलते हैं। उचित चेति चंति लयताही पदांश में प्रयुक्त चंति शब्द बाबूश्याम सुंदरदास के विचार से कबीर की भक्ति की विशेषता प्रकट करने वाला किस विशेषता को व्यक्त करता है? यह शब्द जो है चंति, तो चंति जो है वह आपका चेतना के स्तर को प्रकट करने से है। प्रश्न संख्या हम लोग 44 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? 44 पर। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह आपका किसका हो जाएगा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका हो जाएगा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देख लेते हैं। हाँ, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय का नाम क्या है? तो यह रुद्र संप्रदाय है, यह हम लोग जानते हैं। और ब्रह्म संप्रदाय के जो है वह मध्वाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय के जो है रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। और सनकादि संप्रदाय का निम्बाकाचार्य, इसको हम लोग जानते हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ। निम्न के अनुकरण में जो है इसमें क्या पूछा गया है? श्री भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु होना चाहिए इसमें, मधुरा भक्ति। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। चैतन्य महाप्रभु ही है। संसार अपार को सुगम रूप नौका लियो कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। काफी बार जो है आपकी परीक्षाओं में यह पूछा गया प्रश्न है, काफी बार। नाभादास की यह पंक्ति है जिसमें उन्होंने कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी तुलसीदास के रूप में जो है अवतार लिया है, इसका अर्थ यही है। और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 पर। खालिक बरी किसकी रचना है? मीर खुसरो की रचना है। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरघ करी को बरजय हम खात से किए गए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पत्त होता है, तो बिस्क। अब इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या है? नखत वेद ग्रह जोरी अरघ कर को बरजय हम खात। तो हम लोग जानते हैं नखत की संख्या यानी नक्षत्र की संख्या कितनी है? नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है। कितनी वेद है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और क्या है? ग्रह, ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या जो है 9 है।
तो इसको जब जोड़िए 27 4 31, 31 9 जो है वह आपका 40। तो 40 नखत वेद ग्रह जोड़, इसको जोड़ कर अर्घ करी मतलब आधा कर दीजिए 40/2, तो ये आपका 20 आ जाएगा। करी को बरजय हम खाते यानी 20 यानी 20 हम खाते हैं। देखिए सूरदास की काव्य कला कितनी मतलब शानदार है। तो जो गोपियां हैं वह कृष्ण के विरह में वेदना में जो है दिखाया गया है कि अटूट प्रेम दिखाया गया है गोपियों का। तो वही है कि कृष्ण के वियोग के बिना जो है अब 20 खाना ही बाकी रह गया है। तो 20 का अर्थ 20 है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 50 पर। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। यह भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है। अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की है? तो अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा जो है इसमें विट्ठल दास जी होना चाहिए इसका सही उत्तर देखते हैं। यह पेपर मेरे मित्र के द्वारा भेजा जाता है तो मैं करवा रहा हूं। उत्तर देखते हैं इसका क्या है। 51 में सी दिया है। विट्ठलदास जो है सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की थी? विट्ठलदास जी ने, वल्लभाचार्य जी ने। उपर्युक्त दोनों थे, 4 शिष्य इनके थे, लेकिन सर्वप्रथम प्रतिष्ठा पूछा गया है तो सर्वप्रथम प्रतिष्ठा जो है स्थापना देखने को मिलेगी तो विट्ठलदास जी ने ही किया है। तो उपयुक्त दोनों ही कर लीजिए, बाकी कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं। कमल दल नैनन की उन्मान बिसरत नाही सखी मुंह मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी रचना है? तो यह जो है रहीम की रचना है और काफी ही मतलब महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, काफी बार आई गई है कि कमल के नेत्रों के पंखुड़ियों के समान जो है कृष्ण के जो छवि है वह मधुर मधुर मुस्कान जो है मंद मंद वो हमको बिसरती नहीं है। इसका देखते हैं क्या दिया है। 52 का सी दिया है भाई। सूरदास की पंक्ति दिया है। या तो ये मतलब गलत है या तो ये पंक्ति तो रहीम की होनी चाहिए, तो इसमें जो है सूरदास क्यों दिया है? यह पंक्ति रहीम की ही होगी 100%। तो जो है ये सब त्रुटियां रहती हैं किताब में, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मैं चीज़ों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, कल को आप सूरदास रट के गए वहां पेपर में आ गया, लगा दिए 2 नंबर से जो है आपका चयन नहीं हुआ, तब आपको पछतावा होगा। तो इसलिए जो है सही चीज़ें आपको विस्तार के साथ बता रहा हूं, तो देखेंगे सुनेंगे तो चीज़ें जो है ज़्यादा याद होंगी। कुछ लोग जो है कुछ बच्चे जो है मांग रहे हैं कि सर बता दीजिए बुक का नाम। बुक का नाम मुझे खुद ही नहीं पता है, मुझे भेजा जाता है, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। और बुक आप क्या करेंगे लेके 250-300 रुपए जब मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो आधा 1 घंटा निकाल के समय रोज प्रैक्टिस सेट आप लोग करिए। बरसे मखा झकोर झकोर मोर दुई नैन चुए जसोर, इस अर्धली में जो है ओरी का अर्थ पूछा गया है तो छाजन से गिरने वाली पानी की धार इसका होना चाहिए। इसका देख लेते हैं क्या है। हाँ ये सही है। और इसमें जो है यह नेट के पीवाईक्यू भी है, नेट में आया हुआ पीवाईक्यू भी है। पंडित और प्रवीणन को जाय चित्त हरे सो कवित्त कहावे। तो कवित्त कहावे तो देव जी होंगे इसका। कौन? देव जी। और प्रश्न संख्या 55 पर चलते हैं। लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गरब गरु भय न कते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बतलाएं कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की जो है छवि को जो चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते। चित्रकारों की आंखें चौंधिया जाती थी। चित्र बनाकर जब मिलाया तब नए रूपक का जो है वो उसमें बदल गया। घमंडी होने के कारण चित्रकार जो है वह सही रूप को नहीं पाते हैं। और चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसका रूप जो है वह अंकन नहीं कर पाते थे। तो चित्र बनाकर जब मिलाया तब नए रूप से जो है वह उसमें बदल गया। प्रश्न संख्या जो है इसमें चलते हैं 56 पर। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बांग्ला का छायावाद साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुसरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण ही करते थे। बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग ही नहीं हुआ। अपने आधारहीन कल्पना पर हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। इसमें क्या हो जाएगा एक बार फिर से पढ़ते हैं। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। सही पूछा है। बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही थे, यह लग रहा है। 56 में देखते हैं क्या दिया है।
56 में डी दिया है। क्या दिया है? डी दिया है। बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। तो यही इसका सही उत्तर मान लीजिए। अच्छा, सही पूछा है। तो बांग्ला साहित्य में छायावाद युग का नाम का कोई युग नहीं हुआ। तो यही इसका 56 में डी ही है। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है। तो निर्मोक वाला ये हम लोग जानते हैं कि केचुली है। क्या है? सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। विकल वासना के प्रतिनिधि से वे सब मुरझाए चले गए। यहाँ वे से तात्पर्य है सुरा सुरभिमय लालिमा युक्त मुखमंडल, देवसृष्ट के अहंकारी देवगढ़, काम वासना में डूबे हुए बिलासी वृत्ति वाले खलचित्र, स्त्रियों के क्वड़ित कंकड़ के केसर कुंकुमित वक्ष स्थलों के पीछे दीवाने बने मनुष्यगढ़। तो इसमें जो है देवसृष्टि के जो है अहंकारी देवगढ़ होना चाहिए। 58 में भी ठीक है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। उपयुक्त पद में जो है अस्तित्व ज्ञान भूल चुकने को अमृत दान देने की बात कही गई है। ऐसा संभव होने के पीछे का आधार क्या है? तो ऐसा होने के पीछे का आधार क्या है? अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वतता को ग्रहण कर सकता है। यह इसका उत्तर हो जाएगा। लख महाभाव मंगल पद दल, धस रहा गर्व मानव के मन का, असुर मंद हो रहा खवय। इन पंक्तियों में जो है अप्रस्तुत विधान किया गया है, उसका आधार क्या है? मन के आसुरी भावों के मिटने के क्रम की दृश्यावली, पैरों तले रौदने पर ही घमंडी के वश में आने की प्रवृत्ति, बाह्य प्रकृति में अंत प्रकृति के साक्षात्कार की दृश्यावली, बंगाली संस्कृति में महिषासुर मर्दनी दुर्गा के स्वरूप की दृश्यावली। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? 60 में ए दिया है। एक बार पढ़ते हैं। मन के आसुरी भावों को मिटने के क्रम की दृश्यावली ये हो जाएगा। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया है। यह कथन किस विशेष मना स्थिति का द्योतक है? तो यह जो है असहायता का है। मूर्खों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति, तो यह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं जो है यह उसमें है, किसमें? ब्रह्म राक्षस में ही है। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? अपने से बेगाना हो जाना, मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे, तो गलत बात है। उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे। कठिनाई का सामना कोई करना नहीं चाहता था। तो कुछ जो है प्रश्न ऐसे रहते हैं कि जिनको आप विवेक से पढ़ेंगे तो हो जाते हैं। तो उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। यह जो है उत्तर हो जाएगा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन किसका है? तो यह जो है जयशंकर प्रसाद ने ही जो है कामायनी की भूमिका में कहा। 1935 में लिखा गया। कामायनी जो है 15 सर्गों में विभक्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता है? प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में नहीं आ सका। पंत जी को अल्मोड़ा में बचपन बिताने तथा युवावस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था, वह किसी दूसरे को नहीं मिला। प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है। प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना, तो इसका जो है सी होना चाहिए। देखते हैं इसका उत्तर क्या दिया है। 65 में ए दिया है। एक सेकेंड। प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना गलत है। ये तो गलत है। प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में ना आ सका, और किसी कवि में नहीं आया। तो सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद उसाद भी तो प्रकृति का चित्रण जो है करते थे। तो ए इसमें कैसे हो जाएगा? प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव। समर्पित मनोभाव से तो यह जो है उत्तर सही हो सकता है कि समर्पित मनोभाव किसी और कवि में नहीं आ सकता। सी वाला तो नहीं होगा और बी वाला भी नहीं होगा। प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना। ए ही मानिए इसका, बाकी आप लोग बताइएगा। वैसे ए ही मानिए।
मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्र में बनाते हैं। कथन किसका है? तो यह शमशेर बहादुर सिंह का बहुत ही मतलब फेमस कथन है। और मुक्तिबोध की कविताओं के संदर्भ में जो अंधेरे है, इसमें अस्मिता की खोज डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा, लावा कहा, दहकता इस्पाती दस्तावेज भी आलोचकों ने कहा है, इंद्रनाथ मदानी ने। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है, तो यह किसने कहा है? तो यह रामविलास शर्मा ने कहा है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 68 पे। काव्य की सबसे पहले शब्द और सबसे अंत में काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में यही बातचीत बच जाती है कि काव्य शब्द जो है कवि कर्म इसी परिभाषा से निःसृत होते हैं। अज्ञे की उक्त कथन का अभिप्राय है मात्र शब्द की साधना से सिद्धि पा लेना ही कविता की चरम सिद्धि है, तो यह तो नहीं होगा। शब्द क्रीड़ा की योजना ही कवि का काम है, यह भी गलत है। श्रेष्ठ साहित्य मूलतः शब्द ज्ञान पर निर्भर होता है, अब सब छोड़कर शब्द को ही संवारना उचित है, गलत है। शब्द की सम्यक योजना द्वारा विपरीत को जो है अभिव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि कर्म सफल हो जाता है, तो यही जो है आपका सही होगा, डी वाला। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 69 पर। छायावाद को जो है समग्र रूप से समझने और समझने वाले जो है प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन थे? तो ये जो है नंद दुलारे वाजपेयी जो थे, यह श्रेष्ठ समीक्षक थे छायावाद को समझने वाले। क्योंकि नंद दुलारे वाजपेयी जैसे छायावाद पे शुक्ल जी और इत्यादि आलोचकों ने काफ़ी मतलब इसकी आलोचना की है कि छायावाद जो है वह जनजीवन की आकांक्षाओं, योग्यताओं उनको जो है स्थान नहीं दे पाई, इससे जो है कटी हुई नजर आती है। पलायनवाद का भी आरोप लगा है। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है पहली बार जो है छायावाद की श्रेष्ठ समीक्षा की और उसमें बताया कि उस समय के तत्कालीन स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर बताया है इसको। आगे चलते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश छिपाए है, जिसमें एक पर्दा यह इसी नील छिपाए है जिसमें सुगात। यह जो है श्रद्धा सर की पंक्ति है और कामायनी की पंक्ति है। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो यह अपने तुलसीदास जी हैं। अगुनय सगुनय नय कछ भेदा, गावै मुन पुराण बुध बेदा। तो ये सब जो है तुलसीदास की रचनाओं में मिलता है। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में जो है खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं। सूरदास का जन्म जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, तो यह 1478 है। बिहारी का जन्म 1595 है, एक बार देख लीजिएगा, वैसे 1595 है। सुमित्रा नंदन पंत का जो है 1900 होगा। और भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है तो रसास्वादन जो है यह हो जाएगा। चंद्रावली नाट्य के रचयिता है तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद के नाटक क्या है? कामना, विशाख, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सबको आपको याद रखना है। धर्मवीर भारती का अंधा युग प्रमुख नाटक है, इसको भी याद रखना है। हरकृष्ण प्रेमी का जो है रक्षाबंधन, ये सब जो है प्रमुख नाटक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? प्रसाद के नाटकों के श्रेष्ठ समीक्षक जो है लक्ष्मी नारायण लाल। ये दोनों तो नहीं होगा, देखते हैं इसका उत्तर क्या दिया है। 75 में ए है। हाँ, तो 75 में जो है नंद दुलारे वाजपेयी जो है प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक है। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में जो है मधुर होता है, यह कथन भट्टार्क का है। भट्टार्क जो है स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक 1928 में आया, उसका प्रमुख पात्र है जो कहता है कि अपने कुकर्मों का जो है फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु वस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं और फिर मिट्टी बन जाते हैं। यह नाटक किस नाटक में आया हुआ संवाद है? तो यह भारत दुर्दशा में तो नहीं होगा, अंधेर नगरी में भी नहीं होगा। तो ये नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नाटक है। तो इसमें जो है या तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा या तो स्कंदगुप्त। देखते हैं इसका क्या उत्तर है। 77 में डी स्कंदगुप्त का ही यह कथन है। भारत दुर्दशा नाटक की रचना के पीछे जो है भारतेंद्र जी का उद्देश्य क्या था? भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना, तो यह तो गलत है। अंग्रेजी शासन की व्याज स्तुति करना, तो स्तुति करना नहीं था। भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, यह सही है। रोवों सब मिलाऊं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। सबके पहले जय सभ्य बल धन दीनो, सभ्य विधाता कीनो, अब सबके सब जो है पीछे परत लखाई। इसी में जो है
आगे वो वाला है अंधेर नगरी उंगरी नाटक, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। तो ये जो है भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रश्न संख्या 79 पर चलते हैं। अन्य किसी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशेषता है ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त प्रयोग, रचना मंचन निर्देशन अभिनय विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना, नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य पद में करना, हिंदी नाटकों को पारसी मंच पर खेले जाने के लिए सहयोग करना है। पारसी थिएटर को इन्होंने जो है वह सही नहीं माना था क्योंकि वह अत्यधिक चमक धमक और इत्यादि पर आधारित होती हैं। तो इसमें जो है 79 में देखते हैं क्या दिया है, बी होना चाहिए 79 में बी। हाँ, तो ये रचना मंचन निर्देशन अभिनय और विज्ञापन के दृश्य मूल्यांकन से जुड़ा होना। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है क्योंकि दृश्य बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं, पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है। नाटक देखने वाले जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की जो है भाषा के स्तर तक नहीं पहुंची है। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की पोशाकें इतने पुराने जमाने की हैं कि उनके अनुरूप साजोपास जो है जुटा पाना संभव नहीं है। तो इसका जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच सकी है क्योंकि इसमें जो है काफी मतलब तत्समनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग है। पात्रों की उम्र अचानक बढ़ गई है, तो यह रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में कहा है। ठीक है। और हालांकि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को लेकर काफी आक्षेप लगाया गया है, लेकिन मैंने बताया था जब लेक्चर दिया था 1 घंटे का, तो उसमें बताया था कि कई लोग जैसे शिवदान सिंह चौहान वहान तो बोले कि जयशंकर वस्तुतः नाटककार थे ही नहीं। तो हालांकि वो ऐतिहासिक नाटकों को आधार बना के जो है वर्तमान आदर्श को संगठित करने का पूरा प्रयास कर रहे थे और उनके नाटकों की विशेषता मैंने बताई थी। और इसीलिए जो है जितने भी आक्षेप लगते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर, उन्होंने कहा कि नाटक जो है वह रंगमंच के लिए होना चाहिए, ना कि रंगमंच के लिए नाटक। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यह तो आपके रंगमंच की कमी है कि आप मेरे नाटक को जो है वह प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। तो ये सब सारी चीजें हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार है, तो यह वस्तु व्यंजक निबंधकार थे। ठीक है। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी, तब कविता में जो है छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति जो है वह कौन सी थी, तो पल्लव है। पल्लव को जो है वह छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। पल्लव कब आया था, 1926 या 27 में आया था। साकेत 1931 में आया था। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का है, इसको आपको ध्यान में रखना है। युगांत को जो है छायावाद का जो है वो क्या कहते हैं, उसको मृत्यु, उसको क्या कहा जाता है, वहीं से युगांत बोला जाता है। तो ये चीजें हैं। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है, तो यह हम लोग जानते हैं कि मेहता जी हैं, दर्शन शास्त्र के अध्यापक रहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 84 पर चलते हैं। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से तो चरित्र तो अधिक है, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश मिलाने से तो यह तो नहीं होगा। साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोश की स्त्रियों को एक ही मंच पर लाने से यह भी नहीं होगा। हालांकि देखिए, एक इतना श्रेष्ठ मतलब उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र जी, जिन्होंने गोदान जैसे एक महाकाव्यात्मक उपन्यास को लिख दिया, उस पे भी लोगों ने आक्षेप लगा दिया कि इसकी कथा वस्तु कमी है। अरे वो कथा वस्तु यदि नहीं लिया जाता शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि का, तो क्या आपको आनंद मिलता, आप ही बताइए। तो इन सब पर मेरे कुछ लेख भी पढ़े हैं, उसको मैं बताऊंगा कि ये जो आलोचना करते थे तो इनका उद्देश्य क्या रहता था। तो जब आदमी जो है सफल धीमे धीमे होने लगता है तो उसकी आलोचनाएं जो है हर जगह होती है। आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह दिव्य उपन्यास जो है काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। क्या है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1945 में आया यह उपन्यास जो है स्त्री अस्मिता, नारी मुक्ति और सामंती धार्मिक शोषण के विरुद्ध जो है वह मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा करता है। क्या करता है दोस्तों, मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा करता है। यह यशपाल का नाटक दिव्या जो है यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी संकलित है। मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा, इसको आप समझ लीजिए। गोदान कब आया, 1936 में आया और प्रेमचंद्र का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का है जो है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यशपाल अपने उपन्यासों में जो है बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। वहां विशेष विचारधारा क्या है, इसमें जो है
क्या हो जाएगा? तो यह जो है मार्क्स लेनिन का साम्यवाद होना चाहिए। इसका उत्तर देखता हूं। इसका उत्तर नहीं दिया है। मार्क्स लेनिन का साम्यवाद इसका होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 87 पर चलते हैं। मैला आंचल की भाषा परनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण है इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है, और परिवेश और पात्रों के अनुरूप जो है यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक कथाओं, लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से जो है वह परहेज किया गया है। तो यह आपका पूछा गया है। तो इसमें हो क्या जाएगा आपका? इसमें जो है परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोकोक्ति और मुहावरों का तो जो है भर भर का प्रयोग हुआ है, उसको आप जाइए देखिए, बहुत ही अच्छे, मतलब इसमें लोकोक्तियां और गीत का प्रयोग हुआ है। और भौजैया गीत नेट के में आया प्रश्न है। 52 ने दो आज़ाद देशों के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को जो है इंसानियत की बस को दो डग में नाप लिया है। यह फणीश्वर नाथ रेणु को जो है महत्वपूर्ण उपन्यास का कथन है। यह उपन्यास कौन सा है? यह मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास जो कब आया फणीश्वर नाथ रेणु का? तो यह 1954 में आया। इसको आपको ध्यान में रखना है। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। तो यह जो कथन है यह किसका है? अज्ञेय का तो नहीं है, जैनेन्द्र का नहीं है, मनोभाव से संबंधित है कितने ही सिद्धांत। तो यह प्रेमचंद्र का कथन है, रामचंद्र शुक्ल से इनमें जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया हूँ। यह किस कहानी से संबंधित है? तो गुल्ली डंडा कहानी से। गुल्ली डंडा कहानी 1930 के करीब में आई थी, मानसरोवर के भाग 1 में संकलित है। मानसरोवर जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों का संकलन है, जिसमें 300 से अधिक कहानियों को संकलित किया गया है। इसको आप देखिए। ईदगाह कहानी जो है वह चांद पत्रिका में आई थी, चांद पत्रिका में, और कब आई थी? 1933 में। ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी 1924 में, इसको आप ध्यान रखिएगा। अलगोजा भी जो है वह 1930 के करीब में आई थी। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या खत्म हो गया है। तो ये जो है आपको यूपीजीडीसी के लिए जो है आपका मार्क टेस्ट मैंने मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाया है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी सफलता में जो है वह मेरा भी योगदान रहे, इसीलिए जो है मैं 4, 5, 6 घंटे की क्लास आदिकाल भक्तिकाल आपको दे रहा हूँ। तो उसके लिए जो है चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपका जो है प्रीलिम्स अगर हो गया जीडीसी में तो मेंस निकलवाने की जो है पूरी गारंटी लेता हूँ। यदि आप अच्छे मतलब प्रीलिम्स आप निकाल लीजिए तो मेंस में जो है आपको पूरी गाइडेंस दिया जाएगा। तो आज के लिए जो है यह 90 प्रश्नों का संकलन था। यूपीजीडीसी वाले इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, और इसमें तो मेरे हिसाब से 90 में 60, 65, 70 तो आप आसानी से कर ही लिए होंगे। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ।